नमस्ते। आपने सोचा है इतिहास में कभी-कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसी ही घटना थी। ये सिर्फ एक राजा के खिलाफ बगावत नहीं थी। नहीं, ये आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के लिए एक ऐसी आवाज़ थी जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए इस ऐतिहासिक क्रांति की कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। तारीख है 14 जुलाई 1789। पेरिस की सड़कें गुस्से से उबल रही हैं और हजारों आम लोग एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, बैस्टीन के किले की तरफ, जो राजा की ताकत का सबसे बड़ा सिंबल था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आम लोगों में इतना गुस्सा, इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो सीधे राजा की ताकत को चुनौती दे दें? बस इसी क्यों के जवाब में फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी कहानी छिपी है। अब ये जो तूफान था ना, ये अचानक नहीं आया था। इसके पीछे सालों का दबाव था। एक ऐसी आग जो धीरे धीरे सुलग रही थी। और इस आग को समझने के लिए हमें चलना होगा 18वीं शताब्दी के फ्रांस में, उस ओल्ड रिजीम यानी पुरानी व्यवस्था के दौर में। तो सोचिए, फ्रांस का समाज ना एक पिरामिड जैसा था, 3 हिस्सों में बटा हुआ, जिनको कहते थे एस्टेट्स। सबसे ऊपर फर्स्ट एस्टेट यानी चर्च के लोग। फिर आते थे सेकंड एस्टेट यानी बड़े बड़े अमीर जमींदार। पॉपुलेशन का सिर्फ 3%, लेकिन मजेदार बात, इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। और फिर बाकी बचे 97% लोग, किसान, मजदूर, दुकानदार, मतलब आम लोग। और सारे देश का बोझ, हाँ, वो इन्हीं के कंधों पर था। यही थी थर्ड एस्टेट, और यही थी फ्रांस की कड़वी सच्चाई। और देखिए, उस टाइम का ये कार्टून है ना, सब कुछ साफ साफ दिखा देता है। जो अमीर लोग हैं वो मकड़ी हैं, और आम आदमी एक बेचारी मक्खी, टैक्स और शोषण के जाल में ऐसी फंसी हुई कि हिल भी नहीं सकती। अब ये जो असमानता की आग थी ना, उसमें घी डालने का काम किया कुछ और चीजों ने। मतलब सिचुएशन और खराब होने वाली थी। जो हल्की फुल्की नाराजगी थी वो अब उबलते हुए गुस्से में बदल रही थी। रेवोल्यूशन के लिए स्टेज बस सेट हो ही चुका था। सबसे पहले तो पैसा। फ्रांस की सरकार ना कर्ज में डूबी हुई थी। कितना? 2 बिलियन लिवरे से भी ज्यादा। ये पैसा गया कहाँ? लंबी लंबी लड़ाइयों में, और हाँ, राजा रानी की शानो शौकत पर। और अब इस कर्ज को चुकाएगा कौन? गेस कीजिए। हाँ, वही 97% आम लोग जिन पर पहले ही टैक्स का पहाड़ टूटा हुआ था। तो एक तरफ सरकारी खजाना खाली, और दूसरी तरफ मौसम ने भी साथ छोड़ दिया। फसल बर्बाद हो गई। इसका मतलब अनाज की कमी, और अनाज कम तो रोटी के दाम आसमान पर। अब सोचिए, जब आम आदमी के लिए अपने बच्चों का पेट भरना ही नामुमकिन हो जाए तो वो क्या करेगा? गुस्सा, दंगे, ये तो होना ही था। और इसी गुस्से और भूख के माहौल में हवा में कुछ नए क्रांतिकारी विचार घुल रहे थे। लोग लॉक और रूसो जैसे फिलोसोफर्स को पढ़ रहे थे। और ये आइडियाज क्या थे? सिंपल, कि किसी को भी पैदा होते ही स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। आपकी जगह समाज में आपकी काबिलियत से होनी चाहिए, ना कि आपके खानदान से। ये आइडिया, ये एक बॉम्ब जैसा था जिसने सीधे मोनार्की की जड़ें हिला दी। तो अब प्रेशर कुकर की सीटी बजने ही वाली थी। सालों का दबाव अब फटने को तैयार था। और फिर एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने पूरे फ्रांस को आग लगा दी। तो देखिए हुआ क्या। 1789 में चीजें बहुत तेजी से बदलीं। राजा को और पैसा चाहिए था, तो उसने एस्टेट्स जनरल, मतलब तीनों एस्टेट्स की एक मीटिंग बुलाई। यहाँ थर्ड एस्टेट ने एक बहुत सिंपल सी लेकिन क्रांतिकारी मांग रखी, हर आदमी का एक वोट। पर राजा, उसने साफ मना कर दिया। और बस यही आम लोगों के लिए आखिरी चोट थी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे। और उन्होंने खुद को ही फ्रांस की नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। और ये तस्वीर उसी पल की गवाह है। इसे टेनिस कोर्ट ओथ कहते हैं। इन लोगों को जब मीटिंग हॉल से बाहर निकाल दिया गया तो ये पास के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और कसम खाई। कसम ये कि जब तक फ्रांस के लिए एक नया संविधान, एक नया कानून नहीं बना लेते, वो यहां से हटेंगे नहीं। ये सीधे सीधे राजा को चुनौती थी। रेवोल्यूशन अब शुरू हो चुका था। राजा को ये बगावत पसंद नहीं आई। उसने सेना बुलाने की कोशिश की, पर इस खबर से पेरिस के लोग और भड़क गए। उन्हें लगा कि राजा उन पर हमला करेगा, तो हजारों की भीड़ गुस्से में सड़कों पर उतर आई। और उनका निशाना बैस्टील का किला। क्यों? क्योंकि वो किला सिर्फ एक कैदखाना नहीं था,
वो राजा के जुल्म का, उसकी ताकत का सिंबल था। तो समझिए, बेस्टील का गिरना सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, ये एक सिंबल का गिरना था। ये इस बात का ऐलान था कि अब राजा का राज नहीं चलेगा। इसके बाद तो जैसे रेवोल्यूशन को कोई रोक ही नहीं सकता था। इतना ही नहीं, लोगों ने उस किले को तोड़कर उसके पत्थर सिविनियर्स की तरह बेचे, ताकि सबको याद रहे कि आम लोगों ने क्या हासिल किया है। तो बैस्टिल तो गिर गया, जश्न मनाया गया। लेकिन अब आगे क्या? असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ था। एक पुरानी दुनिया को तोड़ना आसान होता है, पर उसकी जगह एक नई दुनिया बनाना बहुत मुश्किल। अगला दौर बहुत उथल-पुथल वाला था, हिंसा से भरा हुआ, क्योंकि अब क्रांतिकारी एक नए फ्रांस की नींव रखने की कोशिश कर रहे थे। और उनकी पहली बड़ी जीत थी 1791 का संविधान। इससे क्या हुआ? इसने राजा को बस नाम का राजा बना दिया। उसकी सारी पावर्स छीन ली गईं और सरकार को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। कानून बनाने वाले अलग, कानून लागू करने वाले अलग और इंसाफ करने वाले अलग। मतलब अब देश का सबसे बड़ा कौन था? राजा नहीं, देश का कानून। पर कुछ लोगों के लिए ये काफी नहीं था। उनका कहना था कि जब तक राजा है खतरा बना रहेगा, रेवोल्यूशन को और आगे जाना चाहिए। और यहाँ सीन में एंट्री होती है जैकोबिन्स की, जिनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। उनका टारगेट सिर्फ राजा की पावर कम करना नहीं था, बल्कि राजशाही को जड़ से उखाड़ फेंकना था। और देखते ही देखते पावर इनके हाथों में आ गई। और इसके साथ ही शुरू हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे खूनी, सबसे भयानक दौर, जिसे इतिहास रेन ऑफ टेरर या आतंक का राज के नाम से जानता है। सिर्फ 1 साल के अंदर रॉबस्पियर की सरकार ने लगभग 17,000 लोगों को मौत की सजा दी। इल्जाम? क्रांति के दुश्मन। सजा? गिलोटिन से सरकलम। इनकी सोच ये थी कि रेवोल्यूशन को बचाने के लिए दुश्मनों को खत्म करना जरूरी है। आज़ादी के नाम पर हजारों लोगों की आज़ादी छीन ली गई। तो इतना खून खराबा, इतनी उथल-पुथल, सवाल उठता है कि आखिर हासिल क्या हुआ? क्या ये सब बेकार गया? चलिए देखते हैं कि इस क्रांति ने दुनिया को विरासत में, लेगेसी में क्या छोड़ा। इस सारी हिंसा और अंधेरे के बीच से इस रेवोल्यूशन ने दुनिया को 3 ऐसे अनमोल विचार दिए जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। लिबर्टी यानी आज़ादी, इक्वालिटी यानी बराबरी और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। आज हर मॉडर्न डेमोक्रेसी की बुनियाद यही 3 शब्द हैं। पर कहानी में एक अजीब सा ट्विस्ट है। जिस क्रांति की शुरुआत एक राजा की ताकत को खत्म करने के लिए हुई थी, वो सफल तो हुई, लेकिन आम लोगों का राज, डेमोक्रेसी, ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। और इस पूरी क्रांति का अंत पता है कैसे हुआ? एक नए सम्राट के आने से। नेपोलियन बोनापार्ट। मतलब एक तानाशाह से आज़ादी पाने के लिए इतनी लड़ाई, और अंत में मिला एक और तानाशाह। लेकिन नेपोलियन के आने के बावजूद इस रेवोल्यूशन की आग बुझी नहीं, बल्कि इसकी चिंगारियां फ्रांस से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गईं। इसने दुनिया भर में लोगों को हिम्मत दी, ये सिखाया कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, अपने हक के लिए लड़ा जा सकता है। ये सच में इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। तो आखिर में एक सवाल जो आज भी रेलेवेंट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें मॉडर्न डेमोक्रेसी के आइडियल्स दिए, लेकिन इसके लिए हजारों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, भयंकर हिंसा हुई। तो क्या नतीजा साधन को सही ठहराता है? क्या एक बेहतर कल बनाने के लिए आज खून बहाना जायज है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, शायद हमारे अंदर